गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें मेरे बोथ एंड क्या थे, जिसमें मेरे बोथ एंड फिक्स थे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें बोथ एंड मेरे सिंपली सपोर्टेड होंगे, क्या चेंज होगा? तो पहली स्टेप तो तब भी मेरी सेम रहेगी, फिक्स्ड एंड मोमेंट सेम फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। दूसरी मेरा रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो मैं वो भी क्या है, अगर फार एंड फिक्स्ड होता तो आई बाय एल, इंटरमीडिएट तो आई बाय एल, लेकिन अगर फार एंड सिंपली सपोर्टेड है तो 3/4 आई बाय एल हो जाता था, तो वो कोई बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल जब बनाएंगे तो उससे वैल्यूज निकलेंगी। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगा, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते समय ही मैंने लिखा था कि जब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टार्ट होगी और अगर मेरा कोई भी सपोर्ट हिंज है तो पहले स्टार्ट होगी वो इनिशियल मोमेंट से। इनिशियल मोमेंट मतलब सिंपली सपोर्टेड एंड में अगर आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट से मोमेंट आ रहा है तो उसको जीरो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इनिशियल मोमेंट। देन टेबल चालू होगी और फिनिश होगी केवल बैलेंस पे, कैरी ओवर हाफ पे नहीं होगी, बैलेंस पे। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस होगा। पिछला क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार क्वेश्चन में डायग्राम नहीं देता, जैसे इसमें तो दिया लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, और आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ता है। ये भी एक चीज है, भले वो 3 मोमेंट मेथड हो, भले वो स्लो डिफ्लेक्शन हो, भले वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो। इन 3 मेथड में कई बार क्या करता है, क्वेश्चन पूरी कहानी लिख देगा और आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यही अपन भी करते हैं और चालू करते हैं क्वेश्चन। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ कंटिन्यूअस बीम एबीसी, एक कंटिन्यूअस बीम है एबीसी, मतलब सपोर्ट मोर देन 2 हो गए, कंसिस्ट ऑफ 2 स्पान, एक एबी 4 मीटर का है, बीसी 3 मीटर का है, फुल स्टॉप। द एंड स्पान, द एंड ए एंड एंड बी, या एंड ए एंड बी आर हिंज सपोर्ट, मतलब दोनों तरफ हिंज सपोर्ट हो गए। द स्पान ए बी कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन at 1 meter from A, while the span BC carries a point load of 60 किलो न्यूटन। तो हमें तो मालूम है पॉइंट लोड क्या होता है, कैसे बनाना है, ठीक है। एट सी गिवन एज द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया IAB अपॉन IBC इक्वल टू 2/1, मतलब IAB इक्वल टू 2I और IBC इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। फाइंड आउट द सपोर्ट मूवमेंट एंड ड्रॉ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो सपोर्ट पे मूवमेंट निकालने हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। वैसे बेसिकली चालू करता हूं तो मैं क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन में बोला कि मेरा क्या है, क्वेश्चन में मेरा क्या बोला कि एक कंटिन्यूअस बीम है। कंटिन्यूअस मतलब सपोर्ट मोर देन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ स्पान ए बी और बी सी, तो ए बी 4 मीटर का हो गया और बी सी 3 मीटर का हो गया, ठीक है। आगे पढ़ता हूं, ये तो डिस्टेंस हो गई। आगे पढ़ने में क्वेश्चन बोलता है द एंड ए एंड ई आर हिंज। हिंज मतलब आपका कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से मेरा क्या बन जाएगा, हिंज बन जाएगा। तो ए और ई मेरा क्या हो गया, हिंज, ठीक है, और बी आपका कंटिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ, फिर से देख ले, अ कंटिन्यूअस बीम, तो आपका कंटिन्यूअस बीम ए बी सी हो गया, उसमें 2 स्पान है, ए बी 4 मीटर है और बी सी 3 मीटर है। ये क्वेश्चन में बोला द एंड ए एंड बी, द एंड ए एंड बी आर हिंज सपोर्ट। गलत लिखा है क्वेश्चन में, या मैंने सी गलत लिख दिया, एक मिनट। क्वेश्चन में ए बी लिखा है, ए बी और सी तीनों लिखना पड़ेगा, ए बी सी। तो ए बी ए सी ए है ना, डायग्राम दिया, इन सपोर्ट कैरी सी करिए, ठीक है। सपोर्ट ए एंड सी आर हिंज, तो बी वाला अल्टीमेटली हिंज होगा। द स्पान ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, ठीक है। ए बी कैरी कर रहा है 80 किलो न्यूटन का लोड, कितने का, 80 किलो न्यूटन का लोड, और कितनी डिस्टेंस पे, 1 मीटर फ्रॉम ए से कितनी मीटर पे, 1 मीटर। तो ये पूरा 4 था, ये 1 मीटर है, तो बचा कितना, 3 मीटर। उसके बाद द स्पान बीसी कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन, तो बीसी कितना है, 60 किलो न्यूटन है, कितनी डिस्टेंस पे है, 1 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलो न्यूटन, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम सपोर्ट सी। सी से कितना, 1 मीटर, तो सी से 1 मीटर है, तो बी से कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया है कि एक आपका ए बी सी कंटिन्यूअस स्पान है, ए और सी एंड जो है वो आपका हिंज सपोर्ट है, बी अल्टीमेटली रोलर या हिंज होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे वो लिखता है, आगे लिखता है कि ए बी स्पान पे 80 किलो न्यूटन का लोड लगा है, जो कि
ए से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है और BC स्पान पे 60 किलो न्यूटन का लोड है जो C से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, रेशो दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब IAB अपॉन IBC इक्वल टू 2:1 दिया। इसका मतलब IAB इक्वल टू, अगर मैं I मान के चलता तो IAB 2I हो जाएगा, मतलब यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2I, और IBC कितना हो जाएगा, IBC इक्वल टू I हो जाएगा। ये आपको दिया है क्वेश्चन में, IAB अपॉन IBC रेशो 2:1 है, तो IAB मतलब 2I और IBC रेशो मतलब 1। तो यह आपको दिया हुआ है यहां पे। तो ये डाटा अपने को क्वेश्चन में दिया था और निकालना है मुझे सपोर्ट मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहली स्टेप हो जाएगी मेरा सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। तो मैं क्या लिख दूंगा, सपोर्ट A, B and C are locked and calculate फिक्स्ड एंड मोमेंट। जब लॉक हो जाएंगे तो क्या निकल जाएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकल जाएगा। और फिक्स्ड एंड मोमेंट मेरे को मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या साइन लूंगा, माइनस साइन लूंगा, और राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो क्या साइन लूंगा, प्लस साइन लूंगा, पहली चीज। ठीक, जब मैं लिखूंगा MFAB, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहा हूं, तो MFAB में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस आएगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, W लेफ्ट टू राइट जाने में पहले आएगा A, तो WA बचे हुए का स्क्वायर माने B² बाय L², ये फॉर्मूला। W की वैल्यू कितनी 80, तो -80, A की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, B की वैल्यू कितनी दी है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L माने 4 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करके वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, चेक कर लेता हूं। 80 इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो -45 वैल्यू आ रही इसकी, -45 किलो न्यूटन मीटर। चेक कर लो एक बार फिर से, 80 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 45 किलो न्यूटन आ रही है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 45 किलो न्यूटन आ रही है। सिमिलरली MFCB MFBA निकालता हूं, ये AB हुआ, अब BA निकालता हूं, तो BA हो जाएगा राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं, B से A आ रहा हूं तो राइट टू लेफ्ट आया तो प्लस साइन, W यहां से आने पे B पहले आएगा तो B, और बची हुई का स्क्वायर माने कौन का स्क्वायर, A का स्क्वायर बाय L², या इसी फॉर्मूला केवल स्क्वायर चेंज कर देना। तो +80 इंटू A माने 1 का स्क्वायर इंटू B माने 3 बाय 4 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करूंगा इस बार तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ गई +15 किलो न्यूटन मीटर, +15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अगेन फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालता हूं मैं अगले स्पान का, तो अगला स्पान क्या हो जाएगा मेरा BC, तो मैंने बोला MFBC, B से C गया, पॉइंट लोड लगा है, फिर वैल्यू होगी WAB² बाय L², माइनस क्यों, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। W की वैल्यू कितनी 60, तो -60, A की वैल्यू कितनी इस केस में 2, B की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L की वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी -60/9, तो -6.67 किलो न्यूटन मीटर। चेक कर लेना एक बार, चेक करोगे तो मतलब 60 इंटू 2 गलत है ना, डिवाइडेड बाय 9, 13.33 आएगी, वैल्यू आ रही है 13.33 किलो न्यूटन मीटर। कैलकुलेटर 2 पे फिक्स रहेगा, ये ध्यान रखना है। MFBC के बाद आएगा MFCB, और राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो प्लस साइन और स्क्वायर चेंज होकर WA² बाय L² हो जाएगा। W की वैल्यू 60, A की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, B की वैल्यू 1 अपॉन L माने 3 का स्क्वायर, L माने 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा आपका +106.67 किलो न्यूटन मीटर। तो वीडियो रोक कर आप ये यहां तक क्वेश्चन उतार लीजिए, फिक्स्ड एंड मोमेंट आपको पता चल गया। एक आएगा -45, दूसरा आएगा +15, तीसरा आएगा -13.33 और चौथा आएगा
प्लस 106.67। वीडियो रोककर उतार लीजिए। कैलकुलेटर साथ में चलाना है, तभी आपका काम चलेगा, तभी आप पेपर में सही आंसर लेके आएंगे। अगर आप सोचें कि हम शक्तिमान हैं और पेपर में सीधे जाके कैलकुलेटर चला लेंगे तो बहुत चांसेस है गलती होने की, है ना। और गलती हुई तो टॉस में स्टेप मार्किंग वैसी नहीं है, जहां से स्टेप गलत वहां से उसने छोड़ा। और स्टार्ट में ही अगर मैं कैलकुलेटर गलत चलाऊंगा तो दिक्कत है, इसलिए कैलकुलेटर ढंग से चलाइएगा। इसलिए कह रहा हूं कैलकुलेटर मेरे से भी सही नहीं चल रहा है। 60 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 26.68। कैलकुलेटर ढंग से चलाना, है ना, नहीं तो वैल्यू गलत होने की चांसेस रहेंगी। कैलकुलेटर अगर थोड़ा भी गलत चलाओगे तो दिक्कत है। तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। कैलकुलेटर साथ में चलाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, है ना। कैलकुलेटर साथ में चलाना ही है, ये ध्यान रखिए। तो वीडियो रोक के आपने लिख लिया होगा। इसका मतलब अब मैं आगे चलता हूं, मेरे फिक्स्ड मोमेंट निकल गए हैं। वो फिक्स्ड मोमेंट मैं कहीं कोने पे लिख लूंगा, मुझे काम आएंगे। और क्वेश्चन में अब ऊपर बना लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो मेरे को पार्ट है, जो डाटा था, वो एक बार मैंने लिख लिया। अब इस डाटा की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डाटा केवल और केवल डायग्राम बनाने तक काम आएगा आपका, उसके बाद नहीं। और ये एग्जाम में आया आपकी यूनिवर्सिटी में जून 2020 में, यूनिवर्सिटी में आया जून 2020 में ये क्वेश्चन। तो जो मेरा फिक्स्ड मोमेंट आया वो एक जगह लिख लेता हूं मैं, ताकि हेल्प करेगा। तो मेरा MFAB जो आया वो आया -45, MFBA आया +15, MFBC आया -13.33 और MFCB आया 26.67। ठीक है, ये मैं साइड डिस्प्ले लिख लेता हूँ क्योंकि बनाना आगे मेरा ये क्वेश्चन अब जो बना गया है वो यहाँ मैं बना लेता हूँ। ये हिंज सपोर्ट था, बन गया। ये हिंज सपोर्ट था तो ये रिएक्शन आएगी, ये रिएक्शन आएगी। ये आपकी वैल्यू यहाँ से 80 किलो न्यूटन दी हुई है। डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। ये आपका 3 मीटर बचेगा। ओवरऑल लेंथ 4 मीटर है। आई कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? 2i। उसके बाद एक 60 किलो न्यूटन का लोड है जो कि सी से कितनी डिस्टेंस पे है? 1 मीटर में। पूरी लेंथ कितनी दी क्वेश्चन में? 3 मीटर में। तो 3 - 1 2 मीटर बचेगा। ये 2i है तो यहाँ क्या हो जाएगा? i हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। फिक्स्ड मोमेंट में निकाल चुका हूँ। नेक्स्ट मेरी स्टेप रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल की जब मैं बात करता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल का सबसे पहला पार्ट होगा सीरियल नंबर। कितने जॉइंट है इस क्वेश्चन पे? इस क्वेश्चन पे केवल और केवल एक ही जॉइंट है, बी। तो बी और बी सी 2 मेंबर रहेंगे। तो पहला नंबर सीरियल नंबर, सेकंड आपका आएगा ज्वाइंट के बाद थर्ड आएगा आपका मेंबर के बाद फोर्थ आएगा आपका रिलेटिव स्टिफनेस। के बाद आएगा समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस के बाद आएगा समीशन ऑफ RS, अगर इसको शॉर्ट में RS बोला तो। और इसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF, ये हो जाएगा RS अपॉन समीशन ऑफ RS। तो इस तरीके से आपकी टेबल बननी है। आपका ज्वाइंट एक ही, क्योंकि BA और BC मेंबर B ज्वाइंट पे आके मिल रहा है। तो सीरियल नंबर 1, ज्वाइंट के नाम B, जो ज्वाइंट है वहां खड़ा हुआ, तो BA एक मेंबर होगा, BC सेकंड मेंबर होगा। ठीक है, समझते जाना, काम की चीज है। अब मैंने बोला B पे खड़ा, B से A गया। फार एंड कैसा है? फार एंड है हिंज मतलब सिंपली सपोर्टेड। फार एंड कैसा है? सिंपली सपोर्टेड। मैंने बोला था फार एंड फिक्स होगा तो I/L, लेकिन हिंज होगा तो 3/4 I/L। तो I1/L1 अभी लिखने के लिए। ठीक है, B से A की तरफ गए, B ज्वाइंट पे खड़े हो तो फार एंड हुआ A है सिंपली सपोर्टेड या हिंज, तो उस केस पे आपका 3/4 I/L। I की जगह I1, L की जगह L1। वैल्यू पुट करता हूं तो 3/4
आई की जगह कितना हो जाएगा 2i और एल की जगह कितना हो जाएगा बेटा 4। तो यही सॉल्व होके आपका हो जाएगा 6ei/16, पहला वाला पार्ट। सिमिलरली BC की बात करूंगा तो B पे खड़ा हूं और C फार एंड हुआ फिर से क्या हिंज्ड या सिंपली सपोर्टेड, और अगर फार एंड सिंपली सपोर्टेड या हिंज होगा तो उस केस पे भी कितना होगा 3/4। ये सेकंड मेंबर है तो I2/L2, तो 3/4 I2 माने कितना हो गया, I2 माने I हुआ और L माने कितना हुआ 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा I/3। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। B से A को देखा, फार एंड B के लिए A हुआ, A है हिंज तो 3/4 I/L। ठीक है, तो 3/4 तो ठीक, I की जगह कितना दिया क्वेश्चन में 2i और L की जगह कितना दिया 4। ठीक है, तो चाहो तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये और सिंप्लीफाई होके चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं 3/8 तो भी चलेगा। ठीक है, और अगली बार में क्या हो जाएगा, अगली बार में जब आप देखेंगे तो B से C गए, फार एंड सिंपली सपोर्टेड तो 3/4 I/L, तो 3/4 तो ठीक है, I की जगह I और L की जगह कितना है 3 मीटर, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया I/4। रिलेटिव स्टिफनेस का समीशन मतलब इन दोनों को यहाँ क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, कैलकुलेटर उठाऊंगा, I तो लिख नहीं सकते तो मैंने लिखा 3, उसके सबसे नीचे शिफ्ट के बाद सॉल्व के बाद AB/C वो दबा दिया। ठीक है, क्या दबाया 3, फिर लिखा AB/C, कैलकुलेटर में कहा है शिफ्ट के बाद कैलकुलेटर या सॉल्व और उसके नीचे AB/C, तो वो दबाया। जैसे ही AB/C दबाओगे तो ऐसा साइन आएगा, डिवाइडेड बाय कितना है 8, तो फिर 8 दबा दोगे, दबा दिया, फिर क्या करना है प्लस, तो फिर प्लस दबाओगे, प्लस दबा के कितना लिखा 1/4 तो 1, फिर AB/C दबाओगे और 4 दबा दोगे, प्लस लगा के 1 AB/C/4 कर दोगे तो टोटल आपका बेटा आएगा 5/8 टाइम्स ऑफ I, 5/8 टाइम्स ऑफ I, है ना, जोड़ दिया। अगला क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब ये हो जाएगा आपका 3i/8 डिवाइडेड बाय 5/8i। वैसे तो सीधा दिख रहा है 8 से 8 कट जाएगा और 3/5 आएगा, तब भी कोशिश करके देख लो तो क्या हो जाएगा 3 AB/C/8 डिवाइडेड बाय 5 AB/C, तो वैल्यू आ रही है आपकी 3/5, और इसको अगर प्रोपोर्शनेट में करना है तो फिर से AB/C दबा देंगे तो वैल्यू आएगी 0.60, वैल्यू आएगी 0.60। सिमिलरली यहां सॉल्व करेंगे तो यहां कितना हो गया I/4 डिवाइडेड बाय 5/8i, और सॉल्व कर सकते हो तो 2 कट किया जाएगा 2/5, सॉल्व करके देखें तो 1 AB/4, फिर डिवाइड वाला साइन, AC के नीचे जो लिखा है, AC मतलब ऑफ के नीचे जो लिखा वो वाला डिवाइड वाला साइन, 5 AB/C डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया आपका 2/5, और 2/5 को AB/C दबा दोगे तो फ्रैक्शन की जगह आपका कायम आ जाएगा डेसिमल में, तो 0.40। और चेक करने के लिए मुझे पता है कि इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, तो 0.6 और 0.4 को चेक करके देख लेना कितना आ रहा 1, ये दिखाना नहीं है, ये केवल चेक है, ये आपके लिए चेक है, ये पेपर में नहीं दिखाना। तो चेक क्या हो गया आपका कि किसी जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, किसी जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये है, फिर से देख लीजिए, एक ही जॉइंट है, जॉइंट मतलब एक से ज्यादा मेंबर, तो ए जॉइंट नहीं होगा, सी जॉइंट नहीं होगा, केवल कौन होगा बी, क्योंकि बी ए और बी सी मेंबर बी पे जोड़ रहा है, तो मैंने लिखा बी ए और बी सी। बी से ए फार एंड हुआ और फार एंड हिंज है या सिंपली सपोर्टेड है तो 3/4 I/L, तो 3/4 I की जगह कितना लिखा 2i, L की जगह कितना 4, कैंसिल आउट करके देखा तो ये आ गया 3i/8। बी पे खड़ा हूं, सी फार एंड हुआ तो सी भी हिंज है तो 3/4 I/L, तो 3/4 I की जगह I और L की जगह फिर से कितना 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो I/4 आ गया। इन दोनों को ऐड करना है तो कैलकुलेटर में क्या लिखूंगा 3, फिर AB/C, शिफ्ट से थर्ड बटन AB/C/8, ठीक है, प्लस कर दूंगा 1, फिर AB/C/4, तो सॉल्व करके आएगा 5/8i। तो ये सम ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा,
BA का रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, तो 3i/8 डिवाइडेड बाय 5/8i, कैलकुलेटर में कैसे लिखूंगा 3AB/c/8, फिर डिवाइडेड वाला जो आपका कैलकुलेटर बंद या जीरो करने वाला AC होता है उसके नीचे लिखा होगा डिवाइडेड, तो डिवाइडेड बाय 5AB/c/8, तो ये आएगा 3/5, और इसको अगर इसको डेसिमल में करना है तो जो AB/c वाला बटन है उसको फिर दबाओगे तो 0.60 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा i/4 डिवाइडेड बाय 5/8i, तो क्या हो जाएगा 1AB/c/4, फिर डिवाइडेड एक्चुअल वाला डिवाइडेड 5AB/c/8, तो ये आएगा 2/5, और फिर से AB/c दबा दोगे तो 0.40। इन दोनों को जोड़ने पे सम आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, ऑलवेज 1, तो सही है। ठीक है, तो वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन बना रहेगा तो हम तो वैसे ही देख लेंगे। कितने ज्वाइंट है इस क्वेश्चन पे? 2 ही ज्वाइंट है, तो ये मैंने बनाया मेंबर, ये ज्वाइंट बी बना दिया बीच में, ये ज्वाइंट मेरा बन गया बी, ये मेरा पार्ट हो गया ए, ये मेरा पार्ट हो गया सी। मेंबर है बी, ये हुआ ए, ये ज्वाइंट हुआ सी। अगर ये ए से बी जा रहा है तो ये हो जाएगा ए बी, ये बी से ए आ रहा है तो ये बी ए, बी से सी जा रहा है तो बी सी, सी से बी जा रहा है तो सी बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप रहती है मेरी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने कैलकुलेट किया 0.60, बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने कैलकुलेट किया 0.40। क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था कि पेंसिल से आप फिलहाल माइनस लगा लेना, बाद में सॉल्व करने के बाद मिटा देना इसको। पेंसिल से बोल रहा हूँ, पेंसिल से माइनस लगा लेना, क्यों बार बार, नहीं तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो पेंसिल से माइनस लगा लेना, है ना। बाद में जब क्वेश्चन पूरा टेबल बन जाए माइनस मिटा देना, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो प्लस 0.60 और 0.40 आया था, ये चीज याद रखें। अगली स्टेप मेरी होती है, ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रख दिया, अगली स्टेप होती है फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो ए बी पे फिक्स्ड एंड मोमेंट आया -45, बी ए पे आया +15, बी सी पे आया -13.33, और सी बी पे आया 26.67। इसको यहां साइड में लिख दिया फिक्स्ड एंड मोमेंट, किताब शॉर्ट में लिखेगी FEM, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको भी क्वेश्चन में लिखना है। अगली स्टेप मैंने ध्यान से देखे हैं तो मेथड में लिखाया था कि अगर मेरे दोनों एंड सिंपली सपोर्टेड होंगे तो क्वेश्चन चालू होगा इनिशियल मोमेंट। अभी इनिशियल मोमेंट क्या है तो समझने की कोशिश करना। ए और सी जब आप आपके डायग्राम में देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, तो ए और सी आपका हिंज सपोर्ट है, और हिंज सपोर्ट पे मोमेंट कितना होना चाहिए? हिंज सपोर्ट पे मोमेंट होना चाहिए 0, तभी सही है। हिंज सपोर्ट या सिंपली सपोर्टेड में मोमेंट होना चाहिए 0, तो ए हिंज सपोर्ट और सी हिंज सपोर्ट, तो दोनों में मोमेंट कितना होना चाहिए? 0। लेकिन फिक्स्ड एंड मोमेंट के कारण तो यहां -45 आ रहा और यहां +26.67 आ रहा। इसका मतलब इसको जीरो करने के लिए +45 जोड़ना पड़ेगा। इसको जीरो करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? -26.67 जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही आप जोड़ते हो तो इंटरमीडिएट में कैरी ओवर क्या होता है? हाफ। इंटरमीडिएट सपोर्ट पे कैरी ओवर क्या होता है? हाफ, है ना। इंटरमीडिएट में आपने लिखा था कि मोमेंट का कैरी ओवर कितना करना पड़ेगा? हाफ, ये ध्यान रखिएगा। तो 45 डिवाइडेड बाय 2 कैरी ओवर हाफ होके यहां आ जाएगा कितना? यहां आ जाएगा कितना? 22.50, और -26.7 का हाफ -13.34। उसे 33 होना चाहिए लेकिन 34 आ रहा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे मालूम है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे मालूम है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे मालूम है। क्या मालूम है? कि जो मेरा सिंपली सपोर्टेड एंड होता है वहां मोमेंट एक्चुअल में कितना होना चाहिए? 0। जो मेरा सिंपली सपोर्टेड मोमेंट होता है वहां एक्चुअल मोमेंट कितना होना चाहिए? 0। इसलिए मैंने किया -45 था तो +45 करना पड़ेगा तब जाके 0 होगा। +26.67 है तो -26.67 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 0 होगा।
ठीक है, इसको मैंने बोला क्या करा है, इस जीरो को यहां से बोलता हूं इनिशियल मोमेंट है। ये क्या है मेरा, ये इनिशियल मोमेंट। इनको जोड़ना पड़ेगा, जैसे उसको जोड़ा वैसे इनको जोड़ेंगे। तो 15 प्लस 22.50 जोड़ दिया तो ये आपका मोमेंट हो गया 37.50, और एक्चुअल में ये आपका -13.34 -13.34 और -13.33 ये जोड़ा तो ये हो गया आपका -26.67। इस स्टेप को बोलता हूं क्या किया है मैंने, इनिशियल मोमेंट किया है। इस स्टेप का नाम होता है क्या है, इनिशियल मूवमेंट। करने का रीजन समझ में आया, क्योंकि मुझे मालूम है जग जाहिर है कि सिंपली सपोर्टेड एंड पे मूवमेंट होना चाहिए 0, लेकिन मेरे फिक्स्ड एंड मूवमेंट के कारण यहाँ 26.67 और यहाँ -45 आ रहा था, तो इसको अल्टीमेटली मेरे को 0 करने के लिए +45 जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ मैं +45 जोड़ूंगा तो मुझे मालूम है इंटरमीडिएट में मूवमेंट का क्या हाफ कैरी ओवर होगा, तो ये मूवमेंट का हाफ कैरी हो गया 22.50। सिमिलरली +26.67 सी सपोर्ट क्या है, सिंपली सपोर्टेड, तो यहाँ होना कितना चाहिए 0। तो 0 करने के लिए आपने बोला कि 26.67 प्लस का था, तो -26.67 मैंने यहाँ ऐड करा। जब ऐड करूंगा तो ये मोमेंट हो जाएगा 0, और चूंकि ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो इसका मोमेंट कहां जाएगा, आधा यहां जाएगा, आधा यहां जाएगा। और ऐसी डबल लाइन बनाऊंगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ूंगा तो 0 हो गया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 37.50 हो गया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो -26.70 हो गया। इस तरीके से मेथड को यहां इसको अपन बोलते हैं इनिशियल मोमेंट। तो अगर आपके दोनों एंड फिक्स है तो ऐसा करना है, एक एंड फिक्स एक सिंपली सपोर्टेड होगा तो खाली जो सिंपली सपोर्टेड वाला एंड होगा उसको मुझे 0 करना है। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, समझ में आ गया। बेसिक कंसेप्ट मेरा यही था कि सिंपली सपोर्टेड एंड पे मोमेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वही बात करी। अब क्या है, अब तो कहानी चालू। अब क्या करना है सर, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैलेंस होने के लिए क्या हो जाएगा सर, इन दोनों को ऐड करो तो 37.50 -26.67 10.83 इंटू -0.6 तो -6.50, और फिर वैसे ही 37.50 -26.67 तो 10.83 इंटू -0.4 तो यह हो गया सर -4.33। ये हो गया मेरा -4.33। इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां कैरी ओवर हाफ क्यों नहीं होगा, रीजन बताओ क्यों, क्योंकि ये तो सिंपली सपोर्टेड एंड है। यहां भी कैरी ओवर हाफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिंपली सपोर्टेड एंड है सर। तो सिंपली सपोर्टेड एंड पे कैरी ओवर हाफ नहीं होता, जहां फिक्स होता है केवल वहीं कैरी ओवर हाफ होता है, और इनका कैरी ओवर हाफ कहीं हो नहीं सकता क्योंकि एक ही जॉइंट है। तो ये क्वेश्चन मेरा यहीं क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मेरा यहीं आ जाएगा। कौन सा मोमेंट, फाइनल मोमेंट। ये क्वेश्चन में यहीं मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंट। अगर ये एक से ज्यादा जॉइंट होता तब तो इस क्वेश्चन को और मैं क्या कर सकता था, मान लो एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूं, यहां एक जॉइंट और ऐसा होता तो उस केस पे ये वाला मोमेंट यहां चला जाता, ये वाला मोमेंट यहां चला जाता। लेकिन अभी क्वेश्चन में फिलहाल केवल कितना जॉइंट है, फिलहाल केवल एक ही जॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन इससे ज्यादा इटरेशन नहीं हो सकता। तो अब इनिशियल मोमेंट से जोड़ना, ये चीज याद रखना, मोमेंट कहां से जोड़ोगे, इनिशियल से, ऊपर से नहीं जोड़ोगे, ऊपर को तो आपने बैलेंस कर दिया था। तो यहां मोमेंट आया सर 0, 37.50 -6.50 तो ये मोमेंट आ गया सर 31, और मुझे मालूम है ये मोमेंट कितना आना चाहिए, जितना भी आ रहा अपोजिट साइन पे। तो चेक कर लो, -26.67 और -4.33 तो -31 और ये 0, और मुझे मालूम है कि जितना मेरा BA में मोमेंट है उतना ही मेरा BC पे मोमेंट आना चाहिए। तो +31 यहां आया तो यहां -31, दोनों को ऐड कर दूंगा तो इक्विलिब्रियम जॉइंट से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायग्राम बनाने के लिए अल्टरनेट वैल्यू तो ये आएगी, इसका मतलब MA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अल्टरनेट वैल्यू ये आएगी, इसका मतलब MB इक्वल टू कितना हो जाएगा, -31, और इसका अपोजिट साइन तो ±0 तो 0 ही होता। इसका मतलब MC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो MA 0, MB 0, सॉरी MB -31 और MC इक्वल टू 0। ये मेरा कहलाता है कौन सा है, ये मेरा कहलाता है फाइनल मोमेंट। ये मेरा क्या कहलाता है, फाइनल मोमेंट। इसको मैं क्या बोलता हूं, ये मेरा क्या था, ये मैंने किया था बैलेंस। कैरी ओवर क्यों नहीं होगा, समझ में आया, क्योंकि यहां पे कोई भी फिक्स्ड एंड नहीं है। फिक्स्ड एंड होता तब कैरी ओवर हाफ होता, इसका कैरी ओवर हाफ होता और आगे सॉल्व होता। चूंकि फिक्स्ड एंड नहीं है और
बी के अलावा कोई ज्वाइंट भी नहीं। अगर कोई और ज्वाइंट होता तब बी का कैरी ओवर हाफ यहां और इसका कैरी ओवर हाफ यहां आता और टेबल आगे चलती, लेकिन ऐसा यहां नहीं है, ना तो फिक्स्ड एंड है और एक ही ज्वाइंट है। एक ही ज्वाइंट पे एक टेबल के बाद अगला टेबल नहीं बन पाएगा। भले वो फिक्स होता दोनों एंड पे तब भी नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि वो फिक्स होने के बाद यहां जाता और यहां जाता, उसके बाद बैलेंस नहीं हो पाता। इसका मतलब यही हुआ कि अगर एक ही ज्वाइंट है तो केवल एक ही बार में टेबल चल के खत्म हो जाएगी, यहां 0.01 तक नहीं जा पाएंगे। ये मेरी फाइनल मोमेंट आ गई, ये मेरी फाइनल मोमेंट आ गई स्टेप 3 के हिसाब से। अगली स्टेप हो जाएगी स्टेप नंबर 4, फ्री एंड या फ्री बेंडिंग मोमेंट। फ्री बेंडिंग मोमेंट, तो क्वेश्चन पे मैं देखूं अगर, तो क्वेश्चन में मेरा क्या था, ए बी स्पान को जरा देख के बताओ। तो ए बी स्पान पे 80 किलो न्यूटन का लोड लगा था, ये 1 मीटर डिस्टेंस थी, ये मेरी 3 मीटर डिस्टेंस थी और पूरी डिस्टेंस 4 थी। इसका नाम ए, इसका नाम बी, वहां सी था, तो इस पॉइंट को मैंने डी दे दिया और इसके लिए लिखा एम डी। तो एम डी या एम एक्स कितना हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला था डब्ल्यू ए बी बाई एल। डब्ल्यू की वैल्यू मुझे मालूम है 80, ए की वैल्यू मुझे मालूम है 1, बी की वैल्यू मुझे मालूम है 3, डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है 4। तो कैलकुलेट करके 80 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, तो ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ गई कितनी, 60 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद अगला स्पान मेरा क्या था, तो अगला स्पान भी सिंपली सपोर्टेड था, वो था बी और सी। पॉइंट लोड लगा था कितने का, 60 किलो न्यूटन का। कितनी डिस्टेंस, ये 1 मीटर, ये कितनी दी थी 2 मीटर और टोटल लेंथ थी 3 मीटर। तो इसके लिए एम ए बी सी डी, तो इसको नाम दिया ई। तो एम ई या एम एक्स, या चाहो तो यहां लिख दो स्पान ए बी के लिए और यहां लिख दो स्पान बी सी के लिए। तो एम मैक्स कितना हो जाएगा, ये भी क्योंकि सेंटर पे नहीं है तो डब्ल्यू ए बी बाई एल। डब्ल्यू की वैल्यू इस क्वेश्चन पे 60, ए की वैल्यू इस क्वेश्चन पे 2, बी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 3, तो कितना आ जाएगा 40 क्या। तो ये मोमेंट आ गया सर मेरा 40 किलो न्यूटन मीटर। ये मोमेंट मेरा आ गया 40 किलो न्यूटन मीटर। तो क्वेश्चन में इतना सा था, बहुत आसान था, कंसेप्ट केवल यहां क्या था, ये सब कंसेप्ट देखते हैं। इसको बोलते हैं क्वेश्चन का क्या देखना, कंसेप्ट देखना। इसको बोलते हैं क्वेश्चन का क्या किया, कंसेप्ट देखा। यहां आप चाहो तो यहां इसको लिख सकते हो, क्या निकलता है मेरा ये फाइनल मोमेंट, क्या निकलता है ये फाइनल मोमेंट। इसकी अल्टरनेट वैल्यू 0 माइनस का, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको क्या बोलता हूं फाइनल मोमेंट। तो इस तरीके का अगर आपका क्वेश्चन आएगा जिसपे एक ही ज्वाइंट होगा और दोनों एंड क्या होंगे, सिंपली सपोर्टेड होंगे, तो उस केस पे आपका क्या हो जाएगा, उस केस पे इतना सा सॉल्यूशन होगा। कितना सा सॉल्यूशन है, छोटा सा सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत की बात है ना। इसको लिखना चाहो कि ये वाली स्टेप क्या थी, तो इसको बोलते हैं रिलीज। किस किस को रिलीज किया, ए और सी को, तो इसको लिखते हैं रिलीज, क्योंकि इसको 0 करना है। तो रिलीज ए एंड, ये ए को रिलीज किया 0 बना दिया और सी को रिलीज किया तो 0 बना दिया है। रिलीज ए एंड सी एंड कैरी ओवर, तो चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। इसको किस किस को रिलीज किया मैंने यहाँ पे, जो मेरे फिक्स एंड मोमेंट पे वैल्यू आ रही थी, एक्चुअल में 0 आनी चाहिए थी तो ए की 0 आनी थी, तो ए को रिलीज किया +45 से, सी को 0 आना था इसलिए -26.67 से इसको रिलीज किया, तब जाके ये 0 आई। और इसी का कैरी ओवर आप यहां कर दिया, इसका कैरी ओवर आप यहां अंदर कर दिया। ठीक है, अब क्या है, डायग्राम बना देंगे, मेरा क्वेश्चन खत्म। तो बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है ये तो 3 मोमेंट की अपेक्षा। कंसेप्ट है इसमें इसलिए छोटा है, कंसेप्ट जहां जिस क्वेश्चन पे होगा वो इजी होगा और छोटा होगा। तो उतार लिया, अब इसका डायग्राम बना देता हूं। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन पे, समझाई दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। अल्टरनेट वैल्यू पे 0, फिर -31 और इसका अपोजिट भी तो 0 ही रहेगा। फाइनल फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट अपने को मालूम है, पॉइंट लोड के लिए डब्ल्यू ए बी बाई एल फॉर्मूला, W80 ए माने 1 बी माने 3/4, वैसे यहाँ भी वैल्यू रख देंगे। अब मुझे मेन बनाना है इसका डायग्राम, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम में भी क्वेश्चन में तो खाली मोमेंट डायग्राम बोला है, तो हम डिफ्लेक्टेड अपने लिए बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब मुझे क्या मिल गया, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। तो मुझे सर एम ए तो 0 ही मिलेगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है। एम बी की वैल्यू -31 मिली सर, और एम सी की वैल्यू 0 मिली। उसके बाद एम डी की बात करूंगा तो एम डी क्या हो गया, फ्री एंड मोमेंट, फ्री बेंडिंग मोमेंट। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट में एमडी की वैल्यू मिली मुझे 60 किलो न्यूटन मीटर प्लस का
और एम ई की वैल्यू मिली +40 किलो न्यूटन मीटर। अब मेरे को क्या बनाना है, केवल डायग्राम। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अगर एक ही ज्वाइंट है तो टेबल इतनी सी ही बनेगी, ज्वाइंट एक से ज्यादा होगा तब टेबल जाके इंक्रीज होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये चीज याद रखना। एक से ज्यादा ज्वाइंट होंगे तभी टेबल आगे चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, है ना, भले वो फिक्स्ड एंड ही क्यों ना हो। तो क्वेश्चन में जो दिया था उसके हिसाब से डायग्राम बना देता हूँ। क्वेश्चन में बोला था ये सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड। यहाँ लगा साहब 80 किलो न्यूटन का लोड, जिसकी वैल्यू यहाँ से 1 मीटर थी, ये बची हो गई 3 मीटर, टोटल थी सर 4 मीटर। ये ए, ये बी, ये सी। यहाँ एक लोड लगा 60 किलो न्यूटन, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा था सी से 1 मीटर, टोटल लेंथ थी सर 3 मीटर, तो बची कितनी सर 2 मीटर। ये क्वेश्चन था। इसका मुझे क्या बनाना है, तो इसका मुझे बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स जब तक नहीं बोले मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में या स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में, जब तक फालतू शेयर फोर्स बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायग्राम बना देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो म्यू डायग्राम पहले बना सकते हो, बहुत टाइम होता है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, एक साथ बनाना रहते हैं। ये बनाई मैंने बेस लाइन। सबसे पहले मैं कौन सा बना देता हूँ, फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट। तो मुझे मालूम है कि फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट, फ्री बेंडिंग मोमेंट की जब मैं बात करूंगा तो फ्री बेंडिंग मोमेंट में पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। तो डी की वैल्यू +60, यहाँ कहीं मैंने बना दी +60। ई की वैल्यू +40, तो थोड़ी सी इससे छोटी +40। इसका वैल्यू 0 मानते हैं, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये तो पॉजिटिव होगा। अभी तक अगर ब्लू पेन से बोलूँ तो ये मेरा म्यू डायग्राम। कभी किसी क्वेश्चन में बोले केवल म्यू डायग्राम बनाओ तो ये है। उसके बाद मैंने बात करी तो फाइनल बेंडिंग मोमेंट क्या मिला मुझे, मेरा फाइनल मोमेंट क्या हुआ, फाइनल मोमेंट मतलब कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट। और मुझे मालूम है कि कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट या फाइनल मोमेंट या मेहनत करके निकालने वाले मोमेंट में उल्टा हो जाता है। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव नीचे प्लॉट करेंगे। तो बेस लाइन के ऊपर नेगेटिव, एम ए की वैल्यू 0, कोई दिक्कत नहीं, एम सी की वैल्यू 0, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एम बी की वैल्यू -31, तो यहाँ कहीं आएगा 31। लाइन मिलाती हुई खींच दी, लाइन मिलाती हुई खींच दी, लाइन मिलाती हुई खींच दी, है ना। अब मैंने बोला ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू, ये मेरी नेगेटिव वैल्यू, ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, सॉरी हाँ। इस केस पे जब डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊंगा तो डिफ्लेक्टेड शेप में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। डिफ्लेक्टेड शेप में ये हो रहा है कि स्टार्ट में तो मेरा पॉजिटिव ज़्यादा होगा। अच्छा एक चीज़ और है, 31 है ना, अरे गधड़ा, इतना ऊंचा कौन होगा 60 से ऊपर, 31 इन दोनों से नीचे ही रहेगा। 31 है भाई, 31 मतलब यहाँ 31, जबरन को कुछ भी बन जाता अब भाई। 31 है, माइनस का इधर आएगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये पॉजिटिव ज़्यादा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट देखेंगे तो पॉजिटिव का ज़्यादा, फिक्स नहीं है हिंज है तो ये ऐसा बनेगा, फिक्स नहीं है हिंज और यहाँ भी 40 ज़्यादा तो ऐसा बनेगा। जहाँ ये एक दूसरे को काटा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, जहाँ एक दूसरे को काटा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये कहलाता बेटा डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम, ये कहलाता बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या है, कुछ नहीं। फ्री हैंड मोमेंट ऑलवेज बनता है क्या, मुझे मालूम है कि पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। तो डी पॉइंट पे आई +60, ई पॉइंट पे आई +40, ये 0 ये 0, 60 मिलाया इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से, यहाँ भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से। एम जो कैलकुलेटेड मोमेंट है वो आया -31, मतलब 40 से भी और 60 से भी नीचे बनाया, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। क्योंकि +60 ज़्यादा, -31 और प्लस, अब ये एंड्स पे है तो इतना समझ में नहीं आएगा। तो इस इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव का ज़्यादा, इसलिए नीचे की तरफ। इसमें भी 31 से अल्टीमेटली ज़्यादा है तो 40 वाली वैल्यू ज़्यादा, और सेंटर पे वही, तो इसलिए भी डिफ्लेक्टेड शेप आपका नीचे बनेगा। तो ये डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम हो गया। वीडियो रोक कर आराम से लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ये क्वेश्चन इतना ही सा था। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करवाएगा आपसे। इस पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स बनवा रहा है, ठीक है। स्केच बोले, प्लॉट बोले, ड्रॉ बोले, बातें कई। स्केच, BMD एंड SFD। बीमारी यहाँ SFD की भी बढ़ा दी,
क्वेश्चन में बोल देगा तो फिर मना नहीं कर सकते। मतलब आप डिफ्लेक्टेड मत बनाना है इसमें कि क्वेश्चन में तो उसको शेयरफुल डायग्राम चाहिए, तो क्यों डिफ्लेक्टेड बनाए हम अपने से क्यों ज्ञान दें उसको ज़्यादा। क्या दिया है क्वेश्चन पे वो देख लेते हैं। एक तरफ फिक्स्ड है, फिर ये सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड और ये एंड भी सिंपली सपोर्टेड। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ए बी स्पान पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ 40 किलो न्यूटन का। इसकी डिस्टेंस 2 मीटर यहाँ से है, इसकी डिस्टेंस 3 मीटर यहाँ से है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट दिया, अच्छी बात यह है। ये आपका एक यूडीएल लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, डिस्टेंस ये आपकी 4 मीटर है। उसके बाद ये आपका एक लोड लगा हुआ है 30 किलो न्यूटन का, लेकिन ये सेंट्रल लोड नहीं है, यहाँ से ये 1.5 पे है और बचा हुआ हो गया मेरा 2.5 मीटर। इस क्वेश्चन पे एक अच्छी बात बोल दी है कि ई आई कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और आई ही रहेगा। ये आया है साहब आपका मई 2018 में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है आपका कब? मई 2018 में यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन चालू करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी सी डी इतनी मेहनत कर ही ली है तो इसका नाम ए बी सी डी, इसको ई बोल देना, सेंटर पे बनाओगे तो एफ बोल देना, इसको जी बोल देना। पहली स्टेप मेरी हो जाएगी स्टेप फर्स्ट। क्या कर दूंगा? बी सी और डी को फिक्स कर दूंगा, है ना। तो सपोर्ट बी सी एंड डी आर लॉग्ड। देन क्या निकल जाएगा जब लॉग्ड कर दिया? तो फिक्स्ड एंड मोमेंट। क्या निकाल दूंगा? फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट तो आसान है, मैंने लिखा एम एफ ए बी, एम एफ ए बी। क्या निकाल रहा हूं? ए बी। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, मुझे मालूम है कि लेफ्ट टू राइट गया माइनस साइन लेना है, राइट टू लेफ्ट आऊंगा प्लस साइन लेना है ना। तो ए से बी जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट माइनस, पॉइंट लोड है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डब्ल्यू पहले आएगा ए, बचेगा स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी? 40, ए की वैल्यू कितनी? 2, बी की वैल्यू कितनी? 3 का स्क्वायर। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? ये 3 2 5, तो 5 का स्क्वायर। सिमिलरली एम एफ बी ए निकालता हूं तो बी आएगा प्लस, क्योंकि बी से ए जा रहा हूं मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं, यहां आऊंगा तो पहले बी आएगा, तो डब्ल्यू बी बचे हुए का स्क्वायर माने ए का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर से उधर इंटरचेंज होता है। प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 40, ए की वैल्यू 2 का स्क्वायर, बी माने 3 डिवाइडेड बाय एल माने कितना? तो एल माने 5 का स्क्वायर। तो वैल्यू निकाल देता हूं, कैलकुलेटर साथ में चलाना है, ये चीज याद रखें। -40 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू -28.80 किलो न्यूटन मीटर आ रही है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 40 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, तो वैल्यू -28.80। फिर डब्ल्यू 40 इंटू ए माने 2 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू प्लस 19.20 किलो न्यूटन मीटर आ रही। उसके बाद BC की बात करता हूं तो MFBC, MFBC मेरा कितना? MFBC मेरा कितना? तो MFBC मुझे पता है, MFBC का क्या फॉर्मूला? UDL है, तो माइनस WL स्क्वायर तो आएगा। सिंपली सपोर्टेड के लिए WL स्क्वायर बाय 8, तो फिक्स के लिए 12, तो W माने 10, L माने 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, और MFCB क्या हो जाएगा? सेम वैल्यू प्लस WL स्क्वायर बाय 12 से, तो प्लस 10 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 12, जो भी वैल्यू आएगी सेम ही आएगी, क्योंकि खाली माइनस प्लस का साइन चेंज है। तो 10 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, तो -13.33 और प्लस 13.33, ये हो गया। सबकी यूनिट किलो न्यूटन मीटर ही चल रही। उसके बाद CD, तो MFCD, फिर लेफ्ट टू राइट गया तो माइनस W, पहले A बचेगा स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। W की वैल्यू कितनी? 30, A की वैल्यू कितनी? 1.5, B की वैल्यू कितनी? 2.5 का स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय एल कितना, तो डी और एक 3 और एक 4, 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर। और एम एफ डी सी की बात करूंगा तो प्लस डब्ल्यू स्क्वायर चेंज हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर, तो 30 इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, कितना हो जाएगा 30 इंटू 1.5 इंटू 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो -17.58 किलो न्यूटन मीटर। और 30 इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो प्लस 10.55 किलो न्यूटन मीटर। मेरी पहली स्टेप जिसका सुंदर सा नाम था फिक्स्ड एंड मोमेंट। चेक कर लो एक बार, तो 30 इंटू 1.5 इंटू 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो 17.58 ओके है माइनस में, और डब्ल्यू यहाँ से 30 इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो 10.55। तो मेरी पहली स्टेप में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका सुंदर सा नाम क्या निकाला मैंने, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाला। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी मेरी, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी मेरी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। क्या हो जाएगी मेरी नेक्स्ट स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल निकाल देता हूं। कितने ज्वाइंट हैं इस बार, बी ए और बी सी मतलब एक ज्वाइंट है बी, सी बी और सी डी मतलब एक ज्वाइंट है सी, लेकिन डी और ए नहीं है। तो मैंने बोला नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल बनाना है तो सबसे पहला नंबर आएगा सीरियल नंबर, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, ज्वाइंट, ज्वाइंट के बाद अगला आएगा मेंबर, मेंबर के बाद शॉर्ट में लिखता हूं आरएस मतलब रिलेटिव स्टिफनेस, फिर समीशन ऑफ आरएस मतलब समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, और आखिरी में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दैट इज इक्वल टू आरएस अपॉन समीशन ऑफ आरएस। ठीक है, तो ये आपकी टेबल होगी। ज्वाइंट की बात करता हूं तो एक ज्वाइंट होगा बी, तो मेंबर होगा बी ए और बी सी, तो बी ए और बी सी। एक ज्वाइंट है आपका सी, तो मेंबर होगा सी बी और सी डी, सी बी और सी डी। वैल्यू रखता हूं, बड़े शांति से देखना। बी पे खड़ा हूं, ए को देख रहा हूं, फार एंड फिक्स। अगर बी पे खड़ा हूं और ए को देख रहा हूं तो फार एंड फिक्स, और फार एंड के लिए आई बाय एल, तो आई बाय एल। और यहां तो आई का भी ज्यादा लफड़ा नहीं है क्योंकि आई क्या है, कांस्टेंट है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू आई, और एल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5। बी से सी गया, चूंकि बी और सी के आगे भी सपोर्ट है और इधर भी सपोर्ट है, तो बी सी कहलाएगा इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट के लिए तो आंख बंद करके लिख सकता हूं आई बाय एल, है ना। टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो मैंने क्या बोला, टेक्निकली समझने की कोशिश करें। बी पे खड़ा हूं, सी को देख रहा हूं, आगे और एक सपोर्ट है, तो क्या होगा, इस बी पे कितने मोमेंट, इस सी पे कितने मोमेंट आते हैं, सर मुझे मालूम है 2 मोमेंट आते हैं, ऐसे और ऐसे, इन दोनों को जोड़ देता हूं तो टोटल 0 आना चाहिए। लेकिन जब मैं बी सी अकेले को कंसीडर कर रहा हूं, आगे नहीं देख रहा हूं, तो ये वाला मोमेंट नहीं आएगा सर। ये वाला मोमेंट जब नहीं आएगा तो सी क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और जैसे ही मोमेंट आएगा तो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। जब फिक्स जैसा ट्रीट होगा तो आई बाय एल ही आएगा। लेकिन आप इतना झंझट नहीं पालो, इंटरमीडिएट तो कितना लिखोगे बेटा, आई बाय एल, और आई इस केस पे तो आई है, एल की जगह 4, तो आई बाय 4। देन सी बी, सी से बी गए, आगे एक और सपोर्ट है तो फिर क्या लाएगा इंटरमीडिएट, तो सर आई बाय एल, आई की वैल्यू आई, और बी सी मेंबर के लिए एल की वैल्यू 4। कोई दिक्कत, आगे चलता हूं सी से डी, तो सी से डी गया, डी क्या हो गया, फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड, और सिंपली सपोर्टेड के लिए होगा सर 3/4 आई बाय एल, तो 3/4 आई की जगह कितना हो गया सर आई, और एल की जगह कितना हो गया सर 4। ठीक है, तो सर ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं 3/16 आई, तो क्या गलत नहीं। अब पर्टिकुलर ज्वाइंट के रिलेटिव स्टिफनेस को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा जो यहां आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा वो यहां आएगा,
तो कर देता हूं मैं दोनों को ऐड, करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेटर उठाऊंगा, आई की जगह तो 1 लिखा, शिफ्ट के बाद नीचे लिखा होगा CALC कैलकुलेटर, और उसके नीचे लिखा होगा AB/C, तो AB/C दबाऊंगा, 5 दबा दूंगा, प्लस 1 की जगह 1, फिर AB/C दबाऊंगा, 4 दबा दूंगा। तो सर ये आ गया 9/20, कितना आ गया 9/20i। फिर 1/4, तो 1 AB/4 प्लस 3/16, तो 3 AB/16, तो सॉल्व करके आएगा सर 17/16i। कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या बचा सर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। बहुत आसान सर, क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, ये हो जाएगा i/5 डिवाइडेड बाय 9/i। ठीक है, वैसे ही सर ये हो जाएगा i/4 डिवाइडेड बाय 9/20i। ठीक, पहले इनको सॉल्व कर देता हूं। तो मैंने लिखा 1 AB/C/5 डिवाइडेड लगाया 9 AB/C माने 20, तो सर ये आया 4/9, और 4/9 को अगर डेसिमल में चाहिए तो AB/C को एक बार और दबा दूंगा, तो सर ये आया 0.44। ठीक है, फिर सर 1/4, तो 1 AB/4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 9/20, तो 9 AB/20, तो सर ये आया 5/9, और AB/C को फिर से दबा दूंगा, तो सर ये आएगा 0.56। सर मैं कैसे मालूम सही है, तो बी जॉइंट के मेंबर का, बी जॉइंट के इन दोनों का सम ऑलवेज कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो सही है, नहीं है तो नहीं है, तो ऐड कर लो 0.44 प्लस 0.56, सर 1 आ रहा, इसका मतलब जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला वो सही है। सिमिलरली सर इसको कर देता हूं, कौन सी बड़ी बात है, i/4 डिवाइडेड बाय सर 7/16, i/4 डिवाइडेड बाय 17/16i, तो सर क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर उठाऊंगा, 1 AB/4 डिवाइडेड बाय 7 AB/16 कर दूंगा सर, तो सर 4/7 आएगा, और 4/7 को अगर मेरे को डेसिमल में चाहिए तो AB/C को फिर दबाऊंगा सर, तो 0.57 आएगा सर। कैलकुलेटर सॉल्व करते समय 2 में फिक्स करना, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, ये ध्यान रखना, आंखें खोल के, दिमाग खोल के, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा और तुम्हारी परेशानी बढ़ती जाएगी। फिर सर ये हो गया 3/16 डिवाइडेड बाय 3/16 डिवाइडेड बाय 3/16 डिवाइडेड बाय 17/16 आई सर, आई से आई तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और 16 से 16 भी, तो वैसे तो 3/7 सर साफ दिख रहा है, लेकिन मैं तो चेक कर ले रहा, 3 AB/C 16 डिवाइडेड बाय 7 AB/16, तो सर 3/7 और 3/7 को AB/C दबाऊंगा, तो 0.43, सर चेक करके बताओ ना सही है कि नहीं है, तो 0.57 प्लस 0.43, तो सर 1, इसका मतलब सर आपने जो किया है वो सही किया। ये चेक मैं केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, एग्जाम में ये चेक नहीं दिखाना है, ये एग्जाम में ये चेक नहीं दिखाना है, ये तो मैं केवल आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं चेक। जल्दी से उतारे इसको, वीडियो पॉज करके, तो वीडियो पॉज कर लिया और लिख लिया। अब क्या आया वो मैं लिख लेता हूं यहां पे साइड पे मेरे कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि बार बार मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मेरे काम की चीजें क्या क्या आई वो मैं लिख लेता हूं। यहां तक मेरे ख्याल से अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सीधी सीधी चीजें हैं। ठीक है सर, तो मैं लिख लेता हूं, ये चेक वाला पोर्शन तो मैंने आपको बस बताने के लिए लिखा था, मैं लिख लेता हूं सर कि क्या क्या वैल्यू आई मेरी। तो मेरा MFAB मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट मैं यहां लिख रहा हूं साइड में मेरे सेव के लिए, आपको फिर से नहीं लिखना। MFAB -28.80, MFBA +19.20, MFBC -13.33, MFCB +13.33 क्योंकि UDL है इसलिए सेम वैल्यू, MFCD -17.58 और MFDC +10.55। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला तो DBA आया 0.44, DBC आया 0.56, DCB आया 0.57, DCD आया 0.43। तो ये मैं अपने लिए लिख ले रहा हूं,
आपके पास तो लिखा हुआ है, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन में कितने जॉइंट है? 2, तो डब्बे वैसे कितने बनेंगे? 2। तो इसका मतलब इस पे इटरेशन चलेगा, क्योंकि एक से ज्यादा जॉइंट आ गए तो इटरेशन चलेगा, एक से ज्यादा जॉइंट नहीं आए, एक ही जॉइंट आया तो फिर तो क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 जॉइंट है, इसलिए आपका क्या होगा? 2 जॉइंट है, इसलिए आपकी इटरेशन टेबल बढ़ेगी, इसमें आगे चलेगी। 2 जॉइंट है, इसका मतलब इटरेशन टेबल आपकी चलेगी, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो मैं अपने रफ काम के लिए लिखा हूँ ना, आपको बार बार नहीं लिखना है, ये तो मैं खाली अपने लिए लिख के रखा हूं। तो मैंने बोल दिया, बना देता हूं। क्या बनाना है सर? ये बना दिया सर मैंने बी, ये मैंने बना दिया जॉइंट सी, और ये मैंने बना दिया डी, ये मैंने बना दिया ए। सर इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और ये डी। सर ये ए से बी जाऊंगा तो ए बी, सर बी से ए जाऊंगा तो बी ए, सर बी से सी जाऊंगा तो बी सी, सर सी से बी जाऊंगा तो सी बी, सर सी से डी जाऊंगा तो सी डी, सर डी से सी आऊंगा तो डी सी। पहली स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डब्बा रखना है यहां। तो कितना? बी ए की वैल्यू 0.44, ये मैंने लिखी 0.44। बी सी की वैल्यू कितनी? तो बी सी की वैल्यू 0.56। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी बी का कितना? 0.57, और सी डी का कितना? 0.43। खाली कैलकुलेशन करने के लिए बार बार साइन चेंज ना करना पड़े, इसलिए मैं यहां माइनस लिख दे रहा हूं। लेकिन जैसे ही मेरी टेबल बन जाए तो ये माइनस मिटा लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये माइनस मिटा लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या थी? नेक्स्ट स्टेप फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो ए बी का आया सर -28.80, कोई दिक्कत नहीं। सर बी ए का आया 19.20, कोई दिक्कत नहीं। सर बी सी का आया -13.33, कोई दिक्कत नहीं। सर सी बी का आया +13.33, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले तो थे। सर सी डी का आया -17.58, कोई दिक्कत नहीं। और सर डी सी का आया +10.55, कोई दिक्कत नहीं। है दिक्कत? क्यों दिक्कत है? जब क्वेश्चन देखूंगा तो मेरा डी एंड सिंपली सपोर्टेड है। क्वेश्चन देखूंगा तो मेरा डी एंड सिंपली सपोर्टेड है। क्वेश्चन देखूंगा तो मेरा डी एंड सिंपली सपोर्टेड है। और अगर गलती से भी कोई क्वेश्चन सिंपली सपोर्टेड एंड होता है तो उस क्वेश्चन पे मुझे मालूम है कि मेरे को इस डी पॉइंट को कितना करना पड़ेगा? तो सर 0 करना पड़ेगा। 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना ये वैल्यू है उतना ही माइनस करना पड़ेगा। तो 10.55 माइनस किया, और चूंकि ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो इसका आधा यहां चला जाएगा। तो यहां जाने पे कितना हो जाएगा? 10.55 डिवाइडेड बाय 2, तो सर -5.28 यहां चला जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को सर मैं बोलता हूं इनिशियल मोमेंट। सॉल्व करने के बाद इस प्रोसेस को बोलता हूं इनिशियल मोमेंट। सर ऊपर जो मैंने लिखा वो लिखा मैंने सर फिक्स्ड एंड मोमेंट, और यहां मैंने किसको रिलीज किया? रिलीज जॉइंट, रिलीज डी को रिलीज किया, एंड क्या कर दिया? इसको कैरी ओवर कर दिया, एंड कैरी ओवर एट सी। ठीक है। ऐसा करना क्यों जरूरी था? क्योंकि ये कौन सा सपोर्ट है? क्वेश्चन पे देखोगे तो सिंपली सपोर्ट, और सिंपली सपोर्ट पे मोमेंट कितना होना चाहिए? 0, नहीं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना गलत हो जाएगा। यहां ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि फिक्स्ड एंड था। तो अब क्या है, इसको लिख दो। तो -28.80, 19.20, -13.33 +13.33, इसको ऐड करूंगा तो -17.58 और -5.28, इनको ऐड किया तो -22.86। अब जाके मेरी पूरी मेहनत चालू होगी। इसको मैं बोलता हूं जब भी मेरा सिंपली सपोर्टेड होगा, और जब तक उसको मैं 0 नहीं करूंगा, जब तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसको मैं बोलता हूं इनिशियल मोमेंट। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि दोनों तरफ आपका बी और सी ज्वाइंट है, तो कैरी ओवर हो सकता है, मतलब ये टेबल चलती ही जाएगी। तो इस केस पे क्या हो जाएगा? पहला काम करना बैलेंस, जो कल कर रहे थे वैसे ही। तो क्या करते हैं सर? कुछ नहीं करते सर, बी ज्वाइंट के मेंबर को जोड़ता हूं तो 19.20 -13.33 जोड़ा तो आया सर 5.87, और इनटू
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर माइनस के साथ, तो -0.44, तो सर ये आया -2.58। कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस का साइन इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ माइनस मान लिया हूं। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो सर 19.20 माइनस 13.33, तो नेट है सर 5.87, इंटू कर दूंगा -0.56 से, इंटू कर दूंगा -0.56 से, तो 3.29 आएगा। सिमिलरली इन दोनों को तो 13.33 माइनस 22.86, तो सर -9.53 इंटू कर दूंगा -0.57 से, तो वैल्यू आ जाएगी सर प्लस की 5.43। सिमिलरली 13.33 माइनस 22.86, तो -9.53 इंटू -0.43 से कर दूंगा, तो वैल्यू आ जाएगी 4.10, वैल्यू आ जाएगी 4.10। उसके बाद क्या होगा, इसको मैं बोलता हूं क्या किया मैंने सर, इसको मैंने बैलेंस किया। क्या किया? बैलेंस। और बैलेंस के बाद क्या होगा? कैरी ओवर हाफ। लेकिन कहां पे? या तो इंटरमीडिएट सपोर्ट पे या फिक्स पे। सिंपली सपोर्टेड पे कोई भी कैरी ओवर हाफ नहीं होता, जीरो होता है, पलटा के भी देख सकते हैं। तो ए फिक्स था, इसका आधा यहां जाएगा, इंटरमीडिएट है तो इसका आधा यहां, इसका आधा यहां, इसका आधा यहां मत भेज देना। क्यों नहीं भेजना? क्योंकि ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड, तो यहां कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहां लिख दूंगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड है, इसलिए जीरो आएगा, इसलिए यहां कुछ नहीं लिखते हैं, यहां कुछ नहीं, डबल अंडा। ठीक है, तो जीरो आएगा। कर दो आजा फटाक से। तो क्या कर दूं मैं, ये समझाने के लिए लिखा, यहां कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डैश लिख देना। ये डैश क्यों आया? क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड पे कैरी ओवर फैक्टर कितना होता है? जीरो होता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है समझाने के लिए। ठीक है, ये केवल और केवल किसकी कहानी बात कर रहा हूं? इस डैश की। ये डैश कैसे आया उसकी बात कर रहा हूं, बाकी आधा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2.58 डिवाइडेड बाय 2, तो -1.29, 5.43 डिवाइडेड बाय 2, तो 2.72, 3.29 डिवाइडेड बाय 2, तो -1.65, इधर कुछ नहीं, डैश। अब तो पुराना ही जैसा जैसा कल कर रहे थे वही चालू करना है। क्या करूंगा? 2.72 को इससे इंटू करूंगा, तो 2.72 इंटू -0.44, तो -1.20, 2.72 इंटू -0.56, तो -1.52। इन दोनों को टोटल करने पे 2.72 ही तो आता है, लेकिन अपोजिट साइन में। -1.65 इंटू -0.57, तो +0.94, 1.65 इंटू 0.43, जो भी साइन है उसके साथ, +0.71। इसको क्या कहता हूं मैं? बैलेंस कहता हूं, है ना। इसको क्या कहता हूं? ऊपर वाले को कैरी ओवर, सी। फिर क्या हो जाएगा बैलेंस के बाद? इसका कैरी ओवर हाफ यहां, इसका कैरी ओवर हाफ यहां, इसका कैरी ओवर हाफ यहां, इसका नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सिंपली सपोर्टेड एंड, इसलिए नहीं जाएगा। तो 1.20 का आधा चला गया, तो 0.6 आ जाएगा। 0.94 का आधा यहां जाएगा, कैलकुलेटर 2 पे फिक्स हो, खासतौर से याद रखना, 0.47 आएगा। 1.52 माइनस का उधर चला जाएगा, तो -0.76 आएगा। फिर क्या कर दूंगा? ये कहलाएगा मेरा, क्या किया मैंने इसको, तो ये बोलूंगा कैरी ओवर किया, कैरी ओवर हाफ। नेक्स्ट स्टेप पे बैलेंस, तो 0.47 इंटू -0.44, तो -0.21 आएगा। 0.47 इंटू 0.56, तो -0.26 आएगा। इन दोनों को ऐड करके ऊपर आता, बैलेंस है क्योंकि ये 0.76 इंटू 0.57, तो +0.43 आएगा। 0.76 इंटू 0.43 साइन के साथ लगाना, 0.33 आएगा। इसको क्या बोलूंगा? बैलेंस किया। फिर क्या हो जाएगा? इसका आधा यहां, इसका आधा यहां। कब तक चलती रहेगी? या तो वैल्यू रिपीट होना चालू नहीं हो जाए या 0.01 तक नहीं जाए, तो 0.21 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद भी नहीं इच्छा है तो एटलीस्ट 4 तो इटरेशन कर ही देना बेटा, है ना। वैसे तो पूरे करने चाहिए, लेकिन नहीं, बहुत परेशानी हो रही है करने में, तो ये वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नंबर तो यही देना है। इधर आधा नहीं जाएगा, तो डैश। क्या कर दिया इसको? COF, कैरी ओवर हाफ।
फिर 0.22 इंटू -0.44 तो -0.10, तो ऑटोमेटिकली वैसे तो 0.12 आएगा, दोनों का टोटल उतना, लेकिन चेक कर लो 0.22 इंटू -0.56 तो 0.12, -0.13 इंटू -0.57 तो +0.07 आ रहा है करीब, -0.13 इंटू 0.43 तो -0.06, फिर क्या होगा, इसका आधा यहाँ तो -0.05, इसका आधा यहाँ तो 0.06, इसका आधा यहाँ तो 0.04, चेक कर लो 0.10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है 0.12 डिवाइडेड बाय 2 तो कोई बात ही नहीं थी, 0.07 डिवाइडेड बाय 2 0.04, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ बैलेंस। फिर क्या करूँगा, फिर बैलेंस करूँगा, ये मैंने बोल दिया क्या हो गया, COF कैरी ओवर हाफ, कितना 0.04 इंटू 0.44 माइनस के साथ आ जाएगा -0.02, तो अल्टीमेटली ये भी 0.02 आएगा, चेक कर लो 0.04 इंटू -0.56 तो -2.2, -0.06 इंटू -0.57 तो 0.0403 तो +0.03, तो ये भी 0.03 आएगा, लेकिन आप चेक करना 0.06 इंटू 0.43, ठीक है, मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। इसको मैंने बोला बैलेंस, इसका आधा यहाँ जाएगा तो -0.01, इसका आधा यहाँ जाएगा तो -0.01, इसका आधा यहाँ जाएगा तो 0.02, इधर आधा नहीं जाएगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड हैंड है। पहुंच रहा है मंजिल के करीब, 0.01 के पास आ रहा है तो खुशी होती है। 0.02 इंटू -0.44 तो -0.01, ये भी आएगा -0.01, इधर -0.01 इंटू कितना कर दूंगा 0.57 तो ये आएगा माइनस की जगह +0.01, ठीक है, और -0.01 इंटू -0.43 तो ये आएगा 0.00, तो आप पहुंच गए अपनी मंजिल तक। और फिर मैंने बोला कि क्वेश्चन कहाँ खत्म होगा, तो मैंने बोला अगर एक भी एंड फिक्स हुआ तो क्वेश्चन मेरा खत्म होता बैलेंस एंड कैरी ओवर हाफ एट कहां पे, एट फिक्स्ड एंड पे। तो फिक्स्ड एंड कौन सा है, केवल है AB, तो इसका कैरी ओवर हाफ केवल यहां चला जाएगा, इसका आधा कितना होगा वही सेम होगा क्योंकि कैलकुलेटर फिक्स है। तो यहां तक आपको करके फिर क्या करना है, ऐसी डबल लाइन खींचना है और ये आपको देगा कौन सा मोमेंट, ये आपको देगा फाइनल मोमेंट। लेकिन जब भी इनिशियल मोमेंट आता है तो ऑलवेज जो प्लस करना है वो इनिशियल मोमेंट से प्लस करना है, ऊपर वाली वैल्यू से प्लस नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, जोड़ देता हूं, यहां से जोड़ूंगा ऑलवेज इनिशियल मोमेंट के बाद से -28.80 -1.29 -0.6 -0.11 -0.05 -0.01 तो वैल्यू आई -30.87, -30.87, ठीक है। इसको जोड़ दूंगा तो यहीं से जुड़ेगी इस वाली वैल्यू से 19.20 -2.58 -1.20 -0.21 -0.10 -0.02 और -0.01, तो ये आई +15.08, ये आनी चाहिए कितनी, सेम माइनस में, चेक कर लो तो -13.33 -3.29 +2.72 -1.52 +0.47 -0.26 +0.22 -0.12 +0.04 -0.02 +0.02 -0.01, तो माइनस का 15.08 आया। मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, कैलकुलेटर से लिख रहा हूँ जोड़ के भाई, है तुक्का नहीं लगाने का। अब ये मत देखना कि ये ऐसा तो यही उतना आएगा, नहीं अलग आएगा। 13.33 +5.43 -1.65 +0.94 -0.76 +0.43 -0.13 +0.07 -0.06 +0.03 -0.01 +0.01, तो 17.63 ये वैल्यू आ गई। ये भी उतनी आनी चाहिए, कितनी, -17.63। चेक करता हूं, यहीं से चालू करूंगा, टोटल है ना इनिशियल मोमेंट के बाद से, तो -22.86 +4.10 +0.71 +0.33 -0.06
ये प्लस 0.06 है, गलती हो जाएगी, प्लस 0.03 प्लस 00, तो माइनस 17.63 मतलब सही। और ये कितना होगा बेटा, 0। पूरा खेल तो इसी का था। तो यहां तक करने में मेरे को क्या मिल गया, यहां तक करने में मेरे को फाइनल मोमेंट मिल गया। और डायग्राम बनाते समय मुझे मालूम है कौन सी वैल्यू लेनी है, अल्टरनेट। तो एम ए की वैल्यू कितनी हो गई, एम ए की वैल्यू -30.87। अल्टरनेट में एम बी की वैल्यू कितनी हो गई, -15.08। एम सी पे अल्टरनेट की वैल्यू कितनी हो गई, -17.63। और यहाँ कुछ नहीं, तो इसकी अल्टरनेट वैल्यू -0, तो एम डी की वैल्यू 0 सिंपली सपोर्टेड एंड था। ठीक है, ये था। अब क्या लिख दूं मैं यहाँ, तो मैंने मेहनत करके निकाला है फाइनल मोमेंट, मैंने मेहनत करके निकाला है कौन सा मोमेंट, फाइनल मोमेंट। और फाइनल मोमेंट में मेरे एम ए की वैल्यू आई -30.87, एम बी की वैल्यू आई -15.08, एम सी की वैल्यू आई -17.63 और एम डी की वैल्यू आई 0। ये तो मैंने फाइनल मोमेंट निकाल दी अल्टरनेट वैल्यू से, ये फिर ये फिर ये, और इसका कुछ नहीं था अपोजिट साइन के साथ। ठीक है, साथ में मैं निकाल दूंगा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फ्री बेंडिंग मोमेंट। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट के लिए तो कुछ नहीं था, डायग्राम देखना पड़ेगा। तो डायग्राम में क्या क्या था, डायग्राम में जब मैं स्पान की बात करूंगा एक एक करके, तो डायग्राम में मेरा क्या था, तो डायग्राम में मेरा पहले 40 किलो न्यूटन का लोड था। तो मेरा डायग्राम में पहला 40 किलो न्यूटन का लोड था, डायग्राम में मेरा 40 किलो न्यूटन का लोड था। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे, 2 मीटर और 3 मीटर पे। और नाम मैंने लिख दिया था ए बी सी डी, तो इसका नाम दिया था ई। तो एम ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एम ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई एल से मोमेंट निकल जाएगा। तो एम ई इक्वल टू डब्ल्यू माने 40, ए माने 2, बी माने 3 डिवाइडेड बाय एल माने कितना हो गया 5। वैल्यू आ जाएगी 6 और 8, 8 4 48, 48 आएगी, चेक करो। कैलकुलेटर चलाने में शर्माना नहीं है, मैं भी नहीं शर्मा रहा ना, देखो तुम भी नहीं शर्मा। 48। उसके बाद अगला था यूडीएल, क्वेश्चन में कौन सा स्पान था, ये तो हुआ ए बी। अगला था बीसी, और बीसीएल में क्या बना हुआ है, यूडीएल है, कितना, कितनी वैल्यू का, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। लेंथ कितनी, 4 मीटर। तो क्या हो जाएगा एम, और नाम दिया था एफ। तो एम एफ इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। तो एम एफ इक्वल टू कितना, डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 4 का स्क्वायर बाय 8। तो क्या 20 किलो न्यूटन मीटर आएगा, चेक कर लो कैलकुलेटर लगा के। तो 10 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो 20। और तीसरा आएगा एम, तीसरा स्पान क्या है, तीसरा स्पान है सी डी। तो सी डी में क्या दिया हुआ वो बना लो। तो सी डी में दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन का लोड, डिस्टेंस कितनी 1.5 ये, 2.5 ये। तो फिर हो जाएगा मोमेंट एम जी, और वो होगा डब्ल्यू ए बी बाय एल। तो डब्ल्यू की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी, डब्ल्यू की वैल्यू है मेरे पास 30, ए की वैल्यू 1.5, बी की वैल्यू 2.5 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेट कर दो जरा फटाक से कितना आ रहा है। तो 30 इंटू 1.5 इंटू 2.5, तो ये आ गया आपका डिवाइडेड बाय 4 से 28.13। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 28.13 किलो न्यूटन मीटर। तो इतनी मेहनत करोगे, अब क्या बचा, अब तो बचा केवल डायग्राम। वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिए, है ना, कुछ नया नहीं है, पुराना जो पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से है। केवल फंडा ये है कि जहां मेरा क्या होगा, जहां मेरा सिंपली सपोर्टेड एंड होगा वहां मेरा मोमेंट कितना आना चाहिए, 0। लेकिन फिक्स्ड मोमेंट के कारण कितना आ रहा था 10.55, उसी को बैलेंस करने के लिए -10.55 मैंने वहां लिखा, और उसका कैरी ओवर इंटरमीडिएट में गया 5.28, और उसको जोड़ के जो पहला मोमेंट आएगा उसको बोलूंगा इनिशियल मोमेंट। लिख लिया वीडियो। तो अब ये वैल्यू कहां से आई फिर वही सिखा देता हूं एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन में और सिखा देता हूं, इसके बाद नहीं सिखाऊंगा कहां से आई थी, क्योंकि इससे पहले वाले में जरूरत नहीं थी। ये सब वैल्यू तो मैंने लिख दी है, फिक्स्ड एंड मोमेंट है। ठीक है, ये वैल्यू क्यों आई वो मैंने लिख दिया। ये वैल्यू क्यों आई, तो यहां लिखूंगा बिकॉज डी इज सिंपली सपोर्टेड, it means no moment, it means
जीरो मोमेंट। जीरो मोमेंट है इसलिए इसको जीरो करने के लिए -10.5 से वो किया। ये कैसे आया? तो क्या हुआ, कैरी ओवर फैक्टर हुआ इंटरमीडिएट को, तो ये हो जाएगा -10.55 डिवाइडेड बाय 2 कैरी ओवर फैक्टर विद साइन। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने लिख लिया तो मैं साइड का ये सब अठन्नी चवन्नी हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्या क्या वैल्यू कैसे आई। उसके बाद तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इन सबको मैंने क्या किया, दिस वैल्यू दिस करा तो इनिशियल मोमेंट आई। ये वैल्यू कैसे आएंगी वो मेन है। तो -2.58 कैसे आई, आराम से बता सकता हूँ मैं कि सर मेरी -2.58 ऐसे आई, 19.20 माइनस 13.33 इंटू माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और कितना है वो 0.44। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये माइनस ऐसे मिटा देना ताकि क्वेश्चन गलत नहीं दिखे सामने वाले को। ये तो केवल ट्रिक है, ठीक है। -3.29 कैसे आई, तो वो भी लिख दी मैंने। वो भी सर ऐसे ही आई कि 19.20 और -13.33 इंटू माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। किसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर? BC का। ये किसका था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर? BA का। ये किसका? BC का। ठीक है सर, ये 5.43 कैसे आई, तो वो लिख देता हूँ। तो सर वो कुछ नहीं हुआ, वो भी यही हुआ 13.33 माइनस 22.86 इंटू माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका? CB का। और वो वैल्यू कितनी है अगर लिखना चाहूँ मैं, जैसे इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर -0.56 थी सिखाने के लिए, वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ कितना है? 0.57। सिमिलरली ये वैल्यू कैसे आई, तो वो भी लिख देता हूँ। तो वो भी ऐसे ही आई सर, इन दोनों को ऐड किया 13.33 माइनस 22.86 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका? CD का, वो भी माइनस के साथ। तो CD की वैल्यू कितनी? 0.43। अगली स्टेप में क्या हुआ सर, वो लिख देता हूँ। क्योंकि मेरा ये 1.29 कैसे आया उसको लिखता हूँ। चूंकि मेरा ये एंड फिक्स्ड है तो फिक्स्ड एंड के कारण क्या होगा, फिक्स्ड एंड के कारण ये वैल्यू कैसे आएगी, तो सर ये वैल्यू आएगी कैरी ओवर हाफ से। कैसे आएगी? कैरी ओवर हाफ CF से। और वो कैसे आएगी? -2.58 डिवाइडेड बाय 2। ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, तो ये भी आएगी सर कैरी ओवर हाफ से। तो ये मैं लिख देता हूँ कहाँ से आई, तो ये वैल्यू मैंने लिख दी सर यहाँ पे। चूंकि ये आपका 5.43 इंटरमीडिएट है तो 5.43 डिवाइडेड बाय 2, और ये भी कैसे? कैरी ओवर हाफ से। ये 1.65 कैसे आई, तो वो भी यहाँ लिख देता हूँ कि इसके कैरी ओवर हाफ से। तो -3.29 डिवाइडेड बाय 2 और सामने लिख देता हूँ कैरी ओवर हाफ से आई, कैरी ओवर फैक्टर से आई। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप और लिखनी है तो मेरा काम चल जाएगा। तो फिर मैंने बोला ये 1.20 कैसे आई, तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए फिर यहाँ गोला बना के लिख देता हूँ। तो ये आएगी सर मेरी कैसे? 2.72 इंटू माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका? BA का। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे आई, तो ये वैल्यू लिख के बता देता हूँ सर। तो ये वैल्यू मेरी आई सर वही 2.72 इंटू माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका? BC का। तो ये वैल्यू कैसे आई, तो सर इसको भी बता देता हूँ यहाँ। तो ये वैल्यू मेरी आई सर कैसे? -1.65 इंटू माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका? CB का। ठीक, ये वैल्यू कैसे आई, तो ये वैल्यू भी बता देता हूँ सर यहाँ पे कि सर वही -1.65 इंटू माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका? CD का। इतना लिखने के बाद मोर देन इनफ है। ये कैसे आती हैं, तो इनिशियल मूवमेंट के बाद से लेके यहाँ तक को जोड़ दो। इनिशियल मूवमेंट के बाद से, इनिशियल मूवमेंट के बाद से क्यों जोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इनिशियल मूवमेंट तो आपने बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जोड़ दोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जोड़ दोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, और इसका नाम अपने को मालूम है। वीडियो रोक के ये गोला गाला बना लें ताकि आपको आगे जाके याद रहे। अब मेरी लास्ट स्टेप बची डायग्राम बनाने की, और इसका SFD आपको बनाना है ना? नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा भी। बनाइए जल्दी। बना लिया वीडियो रोक के। इतनी कॉपी आपको भी गंदी करनी है, केवल जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद ये सब नहीं करना है। एग्जाम में ऐसा गोला पोला नहीं बनाना है, ये तो केवल आपको सीखने के लिए बनाया हूँ। अब मैं बना देता हूँ इसका क्या, अब मैं बना देता हूँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, सॉरी इसके अब मैं बना देता हूँ क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स आपको बनाना है, मिटाओ इसको। तो फाइनल मोमेंट वहाँ लिख चुका हूँ क्या क्या है। अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ और फिर शेयर फोर्स डायग्राम बना दूँ।
शेयर फोर्स के लिए क्या बनानी पड़ेगी, रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर से बनाया, क्वेश्चन क्या था, यहाँ फिक्स था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। इस पे एक यूडीएल लगा था 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, इस पे एक पॉइंट लोड लगा था, इस पे एक पॉइंट लोड लगा था। ठीक है, ये डिस्टेंस थी 5 मीटर, ये डिस्टेंस थी 4 मीटर। ए बी सी डी, इसका नाम ई दिया, इसका सेंटर मैंने एफ दिया, इसका सेंटर मैंने जी दिया। ठीक है, कितनी कितनी वैल्यू थी, तो यूडीएल 10 किलो न्यूटन का था, यूडीएल 10 किलो न्यूटन का था, ये 40 किलो न्यूटन का था, ये 30 किलो न्यूटन का था। ये 2 मीटर डिस्टेंस थी, ये मेरी 1.5 मीटर डिस्टेंस थी, बची तो 3 हो जाएगी ये, और ये हो जाएगी आपकी कितनी, 2.5, और ये डिस्टेंस 4 मीटर थी। क्या बनाना है इसका डायग्राम, ये लाइन खींचूंगा, ये लाइन भी खींचनी पड़ेगी, 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 ये लाइन भी खींचनी पड़ेगी। मुझे मालूम है कि जब मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ तो मेरा पॉजिटिव वैल्यू ऊपर, नेगेटिव वैल्यू नीचे, और कैलकुलेटेड की बात करता हूँ तो नेगेटिव वैल्यू ऊपर, पॉजिटिव वैल्यू नीचे। तो पहले मैं बनाता हूँ ऑलवेज मैं बनाता हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, या फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, या म्यू डायग्राम। तो मैंने बोला ई पे वैल्यू कितनी, +48, तो ई पे वैल्यू +48 मैंने ये बना दी। उसके बाद एफ पे वैल्यू कितनी, +20, तो एफ पे ये 20 बना दी। उसके बाद जी पे कितनी, 28.13, तो यहाँ कहीं बना दी 28.13। चूँकि फ्री एंड है तो ये एंड पे 0, ये एंड पे 0, ये एंड पे 0, ये एंड पे 0, कोई लोडिंग नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, कोई लोडिंग नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। यूडीएल तो पैराबोलिक करो, कोई लोडिंग नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ब्लैक वाला बन गया बेटा आपका म्यू डायग्राम, ब्लैक वाला बन गया आपका म्यू डायग्राम। अब क्या बचा, अब बचा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बना दिया आपने कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ए की वैल्यू 30.87, तो यहाँ कहीं आ जाएगी 30.87, क्योंकि नेगेटिव है तो ऊपर। बी की वैल्यू 15.08, तो 20 से नीचे 15.08। सी की वैल्यू कितनी, 17.63, तो अल्टीमेटली यहाँ कहीं आएगी 17.63। और डी क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है तो कितना, 0। और हमेशा कैसे जोड़ना है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से, तो ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, अगेन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, अगेन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और वैल्यू देख लेता हूँ, तो वैल्यू चूंकि ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और 28.13 प्लस है ना, इस पूरे का नाम होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्वेश्चन पे डिफ्लेक्टेड शेप नहीं बनवाया तो नहीं बनाता हूँ। अब बचा क्या है, रिएक्शन निकालना। क्या आप कर पाएंगे कि बता दूं, वो डिपेंड करेगा उस पर, है ना। तो अगर नहीं बना पा रहे थे कोई बात नहीं, वीडियो रोक कर आप लिख लीजिए, मैं बना देता हूँ इसका कैलकुलेशन के लिए SFD। तो यहाँ बेटा रिएक्शन आएगी RA, यहाँ रिएक्शन आएगी RB, यहाँ रिएक्शन आएगी RC, यहाँ रिएक्शन आएगी RD। बड़ी दिक्कत, समीशन ऑफ V इक्वल टू 0 से जितना फोर्स अपवर्ड जा रहा है इक्वल टू जितना फोर्स डाउनवर्ड जा रहा। तो अपवर्ड जा रहा RA प्लस RB प्लस RC प्लस RD इक्वल टू व्हाट, 40 ये प्लस 10 इंटू 4 ये प्लस 30A। तो RA प्लस RB प्लस RC प्लस RD इक्वल टू व्हाट, तो सॉल्व कर दोगे तो आपका आएगा 40 प्लस 40 80, और 30 110। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया हूं। MA पे मोमेंट में यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा, तो -30.87 MA का है। MB का मोमेंट लिख रहा हूँ तो -15.08 है। MC का मोमेंट लिख रहा हूँ तो -17.63 है। और MD का तो साफ 0 है ना, क्योंकि वो जगह भी मुझे चाहिए पड़ेगी। अब फिर मैंने सीखा था कि अगर मुझे अगर मुझे D निकालना तो एक पहले पॉइंट पे मोमेंट ले लूंगा। तो मैंने बोला टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट C पे क्या दिखेगा,
एक तो आर डी दिखेगा, एक ये आर सी दिखेगा, यहाँ मोमेंट दिखेगा, क्या पॉइंट है सी, तो एम सी, और ये दिखेगा 30, ये डिस्टेंस दिखेगी 1.5। तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव का फंडा चलाऊंगा, तो मैं मोमेंट ले रहा हूँ सी पे, तो मैं लिखूंगा आर डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ये 4, तो आर डी इंटू 4 माइनस 30 कैसे घूम रहा, आर डी घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस आर डी, 30 घूम रहा क्लॉकवाइज, तो 30 इंटू 1.5 इक्वल टू कहाँ मोमेंट ले रहा बेटा सी पे, तो एम सी। तो आर डी इक्वल टू एम सी की वैल्यू कितनी, तो एम सी की वैल्यू -17.63, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो 45 आएगा क्या, चेक कर लो, 30 इंटू 1.5 45, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से आर डी की वैल्यू निकल जाएगी 6.84, डायरेक्शन आउटवर्ड। सिमिलरली अगर मुझे बी पे मोमेंट निकालना है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, तो बी तक क्या दिखेगा वो बनाता हूं, तो बी तक मुझे जो स्पान दिखेगा वो बना लेता हूं। आर डी की वैल्यू आई मेरी 6.84, ये मेरा 30 किलो न्यूटन हुआ, वैल्यू इसकी 1.5, ये मेरा 4 मीटर का स्पान यहाँ तक, ये डिस्टेंस मेरी 4 मीटर थी, यहाँ एम है मोमेंट। तो क्या हो जाएगा, अबाउट बी के ले रहा हूँ तो आर डी एंटी क्लॉकवाइज, आर डी की वैल्यू 6.84 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 और 4 8, सी ये 30 घूम रहा क्लॉकवाइज, तो -30 इंटू यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 4 + 1.5, तो 5.5, इसका काम खत्म। प्लस ये हुआ आर सी एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आर सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 4, एम सी पे इधर भी मोमेंट ही देगा, इधर भी इन दोनों इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 0, तो एम सी नहीं लिखने की जरूरत, ठीक है। उसके बाद ये लगा हुआ यूडीएल कितने का 10 का, तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो -10 इंटू 4 हुआ फोर्स, और हाफ पे एक्ट करेगा तो 4/2 इक्वल टू कहाँ मोमेंट ले रहा हूँ बी पॉइंट पे, तो एम बी। सॉल्व कर देता हूँ यहाँ से आर सी की वैल्यू, तो एम बी की वैल्यू कितनी -15.08 प्लस ये उधर जाएगा, या लिख लो, ये आपका हो जाएगा 6.84 इंटू 8, ये उधर गया तो ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का 54.72, ये माइनस का तो इधर जाके प्लस कितना 30 इंटू 5.5, तो ये आ गया 165, ये आपका -2, ये 2 से कैंसिल, तो ये कितना हो गया, माइनस का उधर जाके प्लस का 80, और होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका आ गया -15.08 -54.72 प्लस 165 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 4। तो आर सी की वैल्यू जो आई, आर सी की वैल्यू आ गई आपकी 43.80 किलो न्यूटन, और पॉजिटिव आ रही है तो ऊपर डायरेक्शन। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, आर सी की। और डी की वैल्यू आपकी आ गई, जो कैलकुलेट करके आई वो आई 6.84, आर सी की वैल्यू आई 43.80। अगेन आपको क्या निकालना, आर भी निकालना, तो कहाँ मोमेंट लोगे, ए पे, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ए के अबाउट लोगे तो पूरा स्पान, आर डी घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आर डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 और 4 9 और 4 13, ठीक है। 30 घूम रहा कैसे, क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो क्या लिख दूंगा माइनस कितना 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो 5 और 4 हो गया 9 और 1.5, तो 10.5, इसका काम भी खत्म। आरसी कैसे घूम रहा है, आरसी घूम रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आरसी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आरसी की कितने हो गई 5 और 4 9, तो ये आरसी का काम भी खत्म। उसके बाद आपका 10 कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, इसलिए माइनस कितना
10 पर मीटर, 1 मीटर के लिए 10 है तो 4 मीटर के लिए कितना हो गया, इंटू 4। यूडीएल का एक्ट करेगा उसकी हाफ ऑफ द लेंथ में, मतलब 4/2। लेकिन आप कहां पहुंचे, बी पॉइंट तक जाना, ए तक है तो +5 और करना पड़ेगा, तो +5। ये यूडीएल का काम खत्म। अब ये आपका आरबी घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आरबी इंटू कितना 5 माइनस ये 40 कैसे घूम रहा क्लॉकवाइज, तो 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 2 इक्वल टू कहां मूवमेंट ले रहा हो ए पे, तो इक्वल टू एम है, इतना लंबा आएगा आपका। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा आपका, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो आरबी की वैल्यू निकलेगी। ये सी क्यों नहीं आया, बी क्यों नहीं आया, एम बी, क्योंकि यहां अगर क्लॉकवाइज तो यहां एंटी क्लॉकवाइज समीशन 0, बी पे यहां अगर क्लॉकवाइज यहां एंटी क्लॉकवाइज तो सेम वैल्यू रहेगी 0, इसलिए नहीं आएगा। तो आर डी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं क्या, हाँ 6.84 इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई 13 माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 30 इंटू 10.5 तो आपका -315 प्लस आरसी की वैल्यू निकाला हूं कितनी 43.80 इंटू डिस्टेंस हो गई 9, इसको 2 2 जा 4 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 7, यह आ जाएगा -280। उसके बाद आरबी की वैल्यू निकालनी, तो आरबी इंटू 5 वैसे ही का वैसे ही, -42 जा 80, और एम ए की वैल्यू कितनी, तो एम ए की वैल्यू -30.87, तो एम ए की वैल्यू 30.87। सॉल्व करके आरबी की वैल्यू निकाल देता हूं, तो आरबी की वैल्यू कितनी आएगी -30.87 वैसे का वैसा ही, ये प्लस का तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, कितना 6.84 इंटू 13, तो ये आ गया 88.92, -315 उधर गया तो प्लस का 315, प्लस का 43.80 इंटू कितना 9, तो ये हो गया माइनस का 394.20, माइनस का 280 वहां गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 280, और माइनस का 80 वहां गया तो प्लस का 80 का होल डिवाइडेड बाय आरबी इंटू 5 था, तो कितना हो जाएगा 5। तो -30.87 -88.92 प्लस 315 -394.20 प्लस 280 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 5, तो आरबी इक्वल टू आ गया 32.02 किलो न्यूटन। पॉजिटिव मतलब जो आपने डायरेक्शन माना था वो सही। अब क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे आर ए आर बी आर सी, तो पुट आरबी आर सी एंड आर डी इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा आर ए आर बी की जगह 32.20, आर सी की जगह 43.80, आर डी की जगह 6.84 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 110। तो आर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आर ए इक्वल टू 110 माइनस 32.20 माइनस 43.80 माइनस 6.84, तो ये आर ए की वैल्यू 27.16 किलो न्यूटन, और अगेन अपवर्ड, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन निकल जाएगी। मेरे ख्याल से रिएक्शन निकालने के बाद भी अगर एसएफडी नहीं बना पाए तो फिर कोई मतलब का नहीं है इतना पढ़ना, 3 मूवमेंट थ्योरम बेसिक सब, तो एक बार ट्राई करेंगे और एसएफडी बनाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।